अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज पर स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब मुल्क भर में लोगों को जिस ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा वो सबके लिए ही बहुत हैरान कुन था, जिसके बाद अब मुकम्मल तौर पर गो के बिजली बहाल कर दी गई है। लेकिन इस वाक़े ने जिस मसले की निशानदेही की है वो है हमारा नाकिस तरसीली निज़ाम। तवानाई वो शोबा है जो पिछले 13 साल से हमारे लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। इस दौरान 3 हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में तवानाई के बहरान के खात्मे के लिए अपनी पूरी तवानाई खर्च की है। इस बात का क्रेडिट गो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी सलाहियत बहुत हद तक बढ़ाई और अब तक बताते हैं कि 10,000 से 24 से 25,000 मेगावाट पाकिस्तान के ज़रूरत है और 35 हमारे सिस्टम में मौजूद है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि इस दौर में तरसीली निजाम की बेहतरी के लिए वो इकदाम नहीं उठाए गए जिनकी हमें जरूरत थी। इसलिए अब तरसील का नाकिस निजाम हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिसके लिए अब बेहतरी की जरूरत है। अलबत्ता हमारे बढ़ते गर्दिशी कर्जे जो हैं वो इस राह में बड़ी रुकावट भी हैं, क्योंकि पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जों का हजम अब 2300 अरब से ऊपर जा चुका है। मतलब हुकूमत को बिजली की पैदावार की मद में बिजली सप्लाई करने या तेल और गैस सप्लाई करने वाले इदारों को 2300 अरब की अदायगियां करनी है। ऐसे में हुकूमत ट्रांसमिशन लाइंस की बेहतरी के लिए बजट मुख्तस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे आज की ट्रांसमिशन में। लेकिन पहले हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जो ब्रेकडाउन हुआ था उसके मुतालिक हमारे प्रोडक्शन डेस्क ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से हम बात करेंगे जो ब्रेकडाउन हुआ था पाकिस्तान में, जिसकी वजह से कई घंटों तक, तकरीबन 18 घंटों तक जो मुल्क था वो जुज़वी तौर पर ब्लैकआउट रहा। बिजली लोगों को ना मिल सकी, चाहे अस्पताल हो चाहे आम शहरी हो, उन्होंने बहुत सफ़र किया इस दौरान। ये हुआ क्यों, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी मौजूद हैं और इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ के गुलाम मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और गाहे गाहे दीगर मेहमान भी हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन करेंगे। अरशद साहब, सबसे पहले तो जो बड़ा सवाल पूछा जा रहा है इस ब्रेकडाउन के बाद, इससे पहले जो बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था 2015 में हुआ था मुस्लिम लीग नून के दौर में, उस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा और इसमें और उस ब्रेकडाउन में कितना फर्क था। अब तक आपको क्या पता चल पाया है, इस ब्रेकडाउन की वजूहात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया। जब 2015 में ब्रेकडाउन हुआ था तो उस वक्त सेक्रेटरी वाटर पावर थे यूनुस दागा साहब, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी को शायद मैंने भी असिस्ट किया था कि क्या रीज़न थी, आगे क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ नेग्लिजेंस है और दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। तो इस कमेटी की फाइंडिंग वगैरह तो नहीं थी, लेकिन मेरी ये वन साइडेड इनपुट थी। तो इसमें एक बात बड़ी क्लैरिटी से उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि देखिए हमारे हमसाया मुल्क में अभी मैं आज की बात कर रहा हूँ कि तकरीबन 4 लाख मेगावाट की तरसील बिजली की हो रही है, असम से लेके ईस्ट पंजाब और कश्मीर से लेके उड़ीसा तक, नीचे तमिलनाडु तक। तो देखिए एक वाक़या हुआ था 12 जुलाई 2012 में और उसमें हार्डली 1.5 या 2 मिनट का इशू हुआ था। उसके बाद दोबारा कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तान में ये तकरीबन लास्ट 10 या 15 साल से फ्रीक्वेंटली जो था 5वां वाक़या है, लेकिन ये बड़ा बदतरीन था। बदतरीन इसलिए था कि खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया, जिसकी पूरी दुनिया में तशहीर हुई। बड़ा एक नाम हमारा आप कह सकते हैं स्पाइल हो गया। ये नहीं पता था कि मुल्क में क्या हुआ, ये ब्लैकआउट अंधेरा क्यों हो गया, इसकी वजह क्या थी। वजह ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट ने बताई कि गुद्दू में एक पावर स्टेशन ड्रिप कर गया। देखिए जब एक मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जब कोई पावर स्टेशन ड्रिप कर जाए तो वो आइसोलेट होता है। ये सिस्टम जो है जिसे एनपीसी नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर कहते हैं, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ही है, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में प्रोविजन है उसको आइसोलेट कर देता है। वो उस सिस्टम ने इसको क्या हुआ, वही कैस्केड के जी 50 से फ्रीक्वेंसी 0 आई और कराची गुद्दू से लेके
खैबर तक भी, तरबेला, मंगला सारे बैठ गए। अरशद साहब, ये जो आइसोलेट नहीं किया, मेरा इस हवाले से भी सवाल था आगे जाके ट्रांसमिशन में, बट अब क्योंकि आपने इसका तस्करा कर दिया है, आइसोलेट क्यों नहीं हुआ, इस हवाले से भी क्या रिपोर्ट तैयार होती है? और ये क्या इस हवाले से पहले भी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस तरह के मामलात हो जाते हैं? देखिए, पहले भी जो इशू हुआ था वो ये कि अजीब स्मॉग, यानी ये जो धुंध है या जिसे कहते हैं धुआं है, ये इंडिया से आया है। देखिए, ये धुंध ये इंडिया से है तो इंडिया में स्किन टेस्टी ज्यादा है, शिद्दत ज्यादा है, वहां क्यों नहीं हुई? ये लाइंस की मेंटेनेंस होती है, क्लीनिंग स्पेशल बलूचिस्तान की तरफ, वहां पे बड़ी नेग्लिजेंस की जाती है। मे बी लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ इशू हो, लेकिन एक बात है कि ये काम करना पड़ता है, इसकी सफाई होती है। फिर जो सिस्टम केमिकल से अरशद अब्बासी साहब, इसकी सफाई होती है, कितने अरसे बाद वैसे इसकी सफाई जरूरी होती है? मैं इस हवाले से भी पढ़ रहा था, लेकिन ये तो खैर बताया गया कि सफाई हुई थी और भी एक रिपोर्ट तैयार होनी है, लेकिन कितने अरसे बाद सफाई जरूरी होती है इन लाइंस की? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कितना इसके ऊपर मटेरियल या कितना इम्प्योरिटीज उसमें जमा हुई है। लेकिन मैं एक दूसरी तरफ बात करूंगा कि वो जो सिस्टम है जो इसको आइसोलेट करता है, उसकी इंस्पेक्शन हर 3 महीने बाद लाजमी है, उसका टेस्ट भी बड़ा लाजमी होता है। ये नहीं हुआ। और जो असल इस पूरे केस में जो बात नहीं की गई, दोनों ना उमर अयूब ने की है ना, ये तो और पॉइंट स्कोरिंग करनी शुरू कर दी है कि मुस्लिम लीग नून ने किया, ये किया। हम असल इशू की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। असल इशू ये है कि ये तफसील का जो काम है ये करता है NTDC, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी। आपको हैरानगी होगी कि 2017 से लेके जून 2020 तक एक डिप्टी सेक्रेटरी, वही इसका इंचार्ज था, उसने कोई MD नहीं आने दिया प्रॉपर, और वो इस्लामाबाद से बैठ के पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता रहा। जबकि NTDC का हेडक्वार्टर बाबडोस लाहौर में है, और ये एक प्रोफेशनल इंजीनियर्स का एक डिपार्टमेंट है जिसमें लोग ग्रेजुअली एक जूनियर इंजीनियर के तौर पे भर्ती होते हैं और आखिर जनरल मैनेजर बनते हैं, चीफ इंजीनियर बनते हैं, जिनका एक्सपीरियंस होता है फील्ड का। तो आपके लिए जो ब्रेकिंग न्यूज़ है जो बोल्ड टीवी कर सकता है, जो असल तो जो ये है कि क्या पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अपोजिशन पार्टी, आर्मी चीफ पूछ सकते हैं उस डिप्टी सेक्रेटरी को कि तुमने 4 साल ये ओहदा क्यों रिटेन रखा, तुमने क्यों MD आने को ये नहीं आने दिया? और जो जुलाई 2017 में जो MD सैक हुआ था वो PhD था, वो सैक हुआ जो प्रोफेशनल नहीं है। अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो मुझे बताइए, एक मैट्रिक पास डिप्टी सेक्रेटरी, देखिए असल इशू ये है किस तरह ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाती है। उसके मैं अब्बासी साहब जरूर NTDC के हवाले से कुछ और सवालात भी आपके सामने रखूंगा, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो हैं उस हवाले से भी आपसे बात करूंगा, और NTDC की जो पॉलिसी है क्या वो काम कर रही है उस हवाले से भी सवाल करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद में गुलाम मुर्तज़ा, उनसे इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लें। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा अब तक क्या पेशरफ्त हुई है तहकीकात में? ये कुछ मालूम हो पाया है ये जो ब्रेकडाउन हुआ वो क्यों हुआ था? और गुद्दू में कुछ कहा जा रहा है कि कुछ टेम्परिंग करने की कोशिश की जा रही है, कुछ इस तरह की न्यूज़ आपके पास भी हैं? बहुत शुक्रिया जी। ऐसी न्यूज़ ज़ाहिर है कि जब इतना बड़ा ब्रेकडाउन पूरे मुल्क भर में होता है तो बहुत सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज़ जो हैं वो सामने आती हैं। जो इस लिहाज से हम ये कहें कि ये कोई एबनॉर्मल चीज़ है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली कभी ना कभी किसी न किसी वक्त में हर मुल्क में कहीं ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ गुज़िश्ता 4 सालों में ये तीसरा मेजर ब्रेकडाउन है। और हमारे पास कम अज़ कम कैस्केडिंग को रोकने के लिए हमारे पास कोई ऐसे प्रोफेशनल लोग मौजूद नहीं हैं जो खुदा न खास्ता एक ग्रिड की बिजली, एक पावर हाउस की बिजली अगर यकदम सिस्टम से निकलती है तो बाकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेंटेन मुस्तहकम रखने के लिए हमारे पास प्रोफेशनल्स की टीम नहीं है। और जो बात की जा रही है अभी NTDC की, वाक़तन वहाँ पे यही सूरत हाल है कि प्रोफेशनलिज्म जो है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, उसमें गुज़िश्ता कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि एक शख्स वहाँ पे तैनात है, वो सेक्रेटरियों से भी बड़ा है, वो वज़ीरों से भी बड़ा है, और वहाँ पे प्रोफेशनल सेटअप जो है वो मौजूद नहीं है।
इससे पहले इस तरह के ब्रेकडाउन होते रहे हैं। समटाइम्स कोई बड़ा वाकया ऐसा हो जाता था कि किसी टावर को उड़ा दिया जाता था। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में बात है जो प्रोफेशनलिज्म एनटीडीसी में मौजूद नहीं है। देखिए, ये उनके इल्म में होना चाहिए क्योंकि वो सरबराह हैं मुमलकत के, गवर्नमेंट के सरबराह हैं मुमलकत के, माफ़ कीजिएगा, गवर्नमेंट को वो देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट में तमाम वज़रा जो हैं उनकी कैबिनेट का हिस्सा हैं और बड़ी कैबिनेट कमेटी ऑफ एनर्जी जो है उसकी मीटिंग्स भी फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं। और फिर असद उमर साहब भी जो इस रूह रवां हैं इस हुकूमत के, वो उसमें मौजूद होते हैं। उमर अयूब साहब इससे पहले भी इन चीज़ों को देखते रहे हैं, टेक्निकली उस चीज़ को वो समझते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा अमर माने है कि वहाँ पे इज़्ज़तदार लोगों की, प्रोफेशनल्स की, जो पीईसी से रजिस्टर्ड लोग हैं, 30-30, 20-20 साल के तजर्बे के हामिल हैं, उनकी जगह पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का इंतज़ामी को बंदा जो है वो बैठाना कहाँ तक दुरुस्त होगा। एनटीडीसी के पास अगर आप ये देखें कि यही सलाहियत उनके पास 2010 में थी, वही सलाहियत 2015 में थी, वही सलाहियत आज 2020 में है। एनटीडीसी का जो नेटवर्क है उसको गुलाम मुर्तज़ा, आपको पॉइंट आ गया। ट्रांसमिशन का एक बार फिर से सिलसिला जोड़ते हैं। हमारे साथ अरशद अब्बासी मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। अब्बासी साहब, जो एनटीडीसी के हवाले से हम बात कर रहे थे, एक तो बताइएगा क्या वजह है आपकी नज़र में जो कि चेयरमैन को तब्दील नहीं किया गया है, अगर वो नाअहल है। दूसरा, जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं एनटीडीसी के, उनको भी अपडेट करने की ज़रूरत है। देखिए, ये एसओपी जो नहीं, ये पूरी दुनिया में तकरीबन मोरलेस एक तरह के बने होते हैं। और पाकिस्तान में जो एनटीडीसी में बड़े प्रोफेशनल लोग थे, पाकिस्तान के एनटीडीसी लोगों ने मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में जगह बड़ा काम किया है, ऐसी बात नहीं है। असल इशू ऐसी है कि जैसे पाकिस्तान आर्मी है और पाकिस्तान आर्मी में मिसाल देने लगूँ कि वहाँ पे एक रेलवे का आर्मी चीफ लगाया जाए तो क्या होगा? क्या वो आर्मी लड़ेगी? असल यहाँ पे एक ट्रेडिशन हुआ करती थी जब ये बापडा की अनबंडलिंग से पहले और बाद में भी, कि जो लोग इसी डिपार्टमेंट के थे, जिनका एक्सपीरियंस था, रेलिवेंट था, वही लोग ऊपर आते थे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक बड़े लेजेंडरी पाकिस्तान के इंजीनियर थे सलाउद्दीन रफ़ाई। वो लोग प्रोफेशनल थे और कभी भी ऐसा नहीं हुआ करता था इतने फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन हो। और जैसे आपके ब्यूरो चीफ कह रहे थे, देखें भाई, दुनिया में ब्रेकडाउन होते हैं लेकिन इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते। ये पाकिस्तान की पूरी जगहसाई है कि इतना बड़ा मुल्क, 7th एटॉमिक पावर, जहां इतना बड़ा आप कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात कौन कौन नहीं सुनता, इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर है, वहां पे इस तरह का ब्लैकआउट, पूरे खैबर से लेके कराची तक एक बल्ब न जल सके, ये बड़ी शर्म की बात नहीं है। वैसे सर, एनटीडीसी के पास क्या जो पावर सेक्टर को संभालने और रेगुलेट करने की जो इस्तिताअत है वो मौजूद है? नहीं, वो इस्तिताअत है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो कि एसओपी जिस पे अमल जिस शिद्दत से होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। अब ये है कि इन्होंने जून में तो लगाया, एक एमडी को लेके आए, प्रोफेशनल को लेके आए, लेकिन उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1917 से ऑनवर्ड एनटीडीसी में कोई परमानेंट एमडी था ही नहीं। एक डिप्टी सेक्रेटरी, मेरी बात गौर से सुनिए, बल्कि इसको बताइए असल रीजन क्या है। ये नहीं है उसमें नून ने काम नहीं किया और पीटीआई की नेग्लिजेंस बहुत ज्यादा हुई है। भाई देखिए, वो इज अ पर्सन, कहते हैं ना, पर्सन वो इज अ मैटर। सिस्टम कौन चला रहा है? इट्स नॉट द सिस्टम, इट्स अ पर्सन वो इज मैटर। आपका एमडी कौन था? आपका हेड कौन था? आपका हेड तो डिप्टी सेक्रेटरी था जो कि इस्लामाबाद बैठा था, जो एक ये एमडी नहीं, उसके पास शायद 10 होते थे। असल वजह ये है, आपके ब्यूरो चीफ को कहे, उनका नाम जफर अब्बास है शायद, मोस्ट प्रॉब्ली। मेरा भी उनसे इंटरेक्शन होता रहा और हमको यही कहते रहे कि यार देखो, बात सुनो, जुल्म ज्यादती मत। अच्छा बासी साहब, अब एक और सवाल है। एक तो ये क्राइसिस जितना बड़ा हुआ, आपकी नजर में क्या इतना बड़ा होना चाहिए था? और इसको रोकने के लिए क्या किया जाता जो ये क्राइसिस इतनी बड़ी हद तक ना जाता? देखिए, मैं पहले जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि इतना बड़ा क्राइसिस नहीं हो सकता था, क्योंकि इस सिस्टम में एक पवेलियन है, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद में भी, और वहाँ क्या कहते हैं, जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है, आई जस्ट फॉरगेट द नेम, वहाँ एक सिस्टम प्रवीण है कि जब ऐसा कोई गुड्डू पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, गुड्डू पावर प्लांट की, जब कोई
जामशोरा है, गुद्दू है, या साइबर कोल पावर प्लांट है, या तरबेला है, मंगला, कोई जब ट्रिप कर जाए तो वो ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाता है, वो अलग हो जाता है। जैसे जब आपकी प्राइम मिनिस्टर ने बात तो की है कि घर में फ्यूज सिस्टम है, तो एक कमरे में मसला हो तो उसके ड्रिप का एक फ्यूज लगा हुआ, वो फ्यूज उसको आइसोलेट अलग कर देता है। होना ये चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था बार बार कह रहे हैं 50 से 0 पे, 50 से 0 क्यों ही है, क्यों आपका सिस्टम उसको अलग नहीं कर सका, वो फॉल्ट को अलग नहीं कर सका। अगर वो अलग कर देता तो पूरे पाकिस्तान में ये इशू ना होता जो आज हुआ है, जो पूरी जगलसाई हुई है, जो पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ। हुकूमत ने जिस तरह हैंडल किया उस हवाले से भी जरूर आपसे बात करूंगा। गुलाम मुर्तजा, बताइएगा अब तक पेशरफ्त क्या कुछ हुई है, क्योंकि हमने ये सुना था कि 8 इंजीनियर्स हैं छोटे लेवल पर, उनको नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया है। कोई बड़े लेवल पे भी इत्तलात हैं कि कुछ होगा, कोई जिस तरह हम चेयरमैन एनडीडीसी की बात कर रहे थे, या कुछ किसी और बड़े बंदे को इल्जामात मुर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है, या फिर पहले की तरह होता है छोटे लोगों को मुअत्तल कर देंगे नौकरी से और उसके बाद रिपोर्ट एक आएगी और इसी तरह ही वाजबी सा जो होगा अमल होगा, एंड दैट इज इट? उमर अयूब साहब बार बार कहते हैं कि हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, हर गली हर मोहल्ला के फीडर्स ज़्यादा हैं, हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और एनपीसीसी के पास ये सारी सलाहियत मौजूद है। तो अब अगर पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया है तो इस हवाले से एनपीसीसी जो है उसका क्या किरदार है? इसका मतलब तो ये है कि सीधी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनसे बिजली डिस्कोस को जा रही है और डिस्कोस से बिजली घरों को जा रही है, या सेंट्रल यूनिट्स को जा रही है, यहाँ पे ज़रूरत है कंज्यूमर को जा रही है। तो एनपीसीसी का क्या रोल रह गया कि अगर ये ब्रेकडाउन इतना बड़ा हो गया तो एनपीसीसी तो ये वजारत तक तमाम जिम्मेदार हैं, इस तरह से नहीं होता। और ये कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है, मैं बताऊँ आपको, अगर खुदा ना खास्ता हमारी जो तनसीबात हैं वहाँ पे पैरेलल सिस्टम मौजूद ना हो, हमारे जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे सिस्टम मौजूद ना हो, हमारे जो यूनिट्स काम कर रहे हैं पूरे बॉर्डर्स के ऊपर वहाँ उसका मुतबादल सिस्टम ना खासा ये 11:50-51 पे हुआ है, 10 मिनट बाद तब्दीली होनी है तारीख़ की और आप ब्लैकआउट में अगले दिन में दाखिल हो रहे हैं। दुनिया भर के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कोई ऐसे मामलात खुदा न खास्ता वो हो सकते हैं, या किसी की जानिब से कोई शरारत हो सकती है अगर इतना बड़ा ब्रेकडाउन है। और दुश्मन तो आंखें खोल के बैठा हुआ है, हम अगर हमारे महकमा जो एनपीसीसी है उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। ये एक चीज़ नहीं है, क्या ये प्लान्ड था? अगर तो ये सूरत हाल सारी लगती है तो इन सारे ज़िम्मेदारों इसकी इंक्वायरी नेशनली नहीं होगी, इसको इंटरनेशनली लोग ऐसे जो समझते हों पावर सेक्टर को, जो डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हों, जो ट्रांसमिशन को समझते हों, वो लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व किए जाएं, वो बताएंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। इससे पहले भी इस तरह के बड़े बड़े काम हो चुके हैं और इसकी हमेशा से रिपोर्ट जो है वो नज़ला चंद एक लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है। इसमें एनपीसीसी का हेड, एनटीडीसी का हेड और पेप्को का हेड और उसके साथ साथ वज़ीर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, 4 लोग। ये पहले अपने आप को साइडलाइन करें, फिर ये कोई कमेटी बनाएं प्रोफेशनल्स की और बाहर से एक कंसल्टेंट हायर करें इसका, और ये बताएं कि इस तरह दफाई सिस्टम हमारा पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। अगर ये हालत है हमारी कि एनपीसीसी ये कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर मुझे बताइए कि उस वक्त खुदा न खास्ता कोई ऐसी कार्रवाई हो जाती, कोई ऐसा अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि कोई मुल्क जो हर वक्त आंखें खोल के हमारे ऊपर झपटने के लिए तैयार बैठा हुआ है, किसी एडवेंचर मिस एडवेंचर के लिए हर वक्त वो हमें धमकियां देता है, तो ऐसे हालात में क्या कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है वो खुद अगर इस मामले पर मौजूद होंगे तो कैसे रिपोर्ट तैयार हो सकती है जो कि अनबायस्ड हो। एनी हाउ, हमारे साथ रही गुलाम मुर्तजा अब्बासी साहब, हुकूमत ने जिस तरह इस ब्लैकआउट को हैंडल किया, टैकल किया, आप उससे मुतमईन हैं? हुकूमत की जानिब से सही तरीके से डील किया गया? देखिए, मैं वही रेफर करूंगा कि इंडिया में जो ब्लैकआउट हुआ था, जो कि आधे इंडिया में था, जो पूरे नॉर्दर्न स्टेट में उत्तर प्रदेश से लेके हिमाचल प्रदेश से लेके कश्मीर तक और यूपी से लेके उधर, वो तो मतलब 2 मिनट में कवर हो गया था। ये क्या बात कर रहे हैं? अब आप ये कहेंगे जी हमने इसको रिकवर किया, रेस्क्यू किया। देखें जी, रेस्क्यू करना है, एवरीथिंग इज डिजिटाइज, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने बड़ा कारनामा नहीं किया, ये बड़े लेट हुआ है, आपने बड़ा लेट किया।
आपने सिस्टम को डैमेज किया, डैमेज करने की वजह से इतनी देर लगी है, आज भी ये फुली एनर्जाइज नहीं है। और एक बात जो आपकी ब्यूरो चीफ ने बात कही है, मुझे 2015 की जो मैंने बड़ी इंसिस्ट की थी उस वक्त के मिनिस्टर सेक्रेटरी वाटर पावर को, अभी तक उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई, ना हमारा जो रेगुलेटर है नपरा ने किया। देखिए एक बात सुन लीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट, कहते हैं ये दुनिया में है, हमारे यहाँ नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी इज सबसेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आपकी बिजली गई, आपकी ट्रांजैक्शंस, आपका पूरा पाकिस्तान पैरालाइज हो गया। मैं तो कहूंगा कि कितने लोग जो कि इस वक्त ये कवर्ड में थे और जो वेंटिलेटर पे थे, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, कितने लोगों की डेथ हुई होगी, ये अभी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं पता। एक पाकिस्तान पत्थर दौर में चला गया है। बिल्कुल, वो तो अच्छी बात थी कि इतवार था। अगर वर्किंग डे होता तो बैंक्स का निजाम सारा तहस नहस हो जाता। ऑफ कोर्स हमारा चीजें बहुत सी जो थी वो बहुत अजीब तरीके से मुतासिर होती। देखिए ना, हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल किससे चलते हैं? ये बिजली से चलते हैं। हमारा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। हम तो स्टोन एज में चले गए, पत्थर के जमाने में चले गए। इसके जिम्मेदारों के लिए कुछ बंदों को। वैसे अब्बासी साहब, जो ब्लैकआउट यूजुअली होता है, अब जिस तरह हम लोग 2015 के ब्लैकआउट की बात इससे पहले कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान में ही आया, 2001 में और 12 में तो इंडिया में आया था, बट ओवरऑल टाइम कितना लगता है ब्लैकआउट से रिकवर होने में? 2 घंटे लगे थे इससे पहले 2015 में जो बड़ा ब्लैकआउट हुआ था, तो इस बार 18 घंटे में क्यों लगे सारी ट्रांसमिशन लाइंस को बहाल करने में और चीजों को वापस लाने में? मेरा ख्याल है यहाँ पे देखने कि आपका सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया। खैबर से लेकर कराची तक आपका नेशनल ग्रिड के ऊपर एक बल्ब नहीं चल रहा था, तो इसको दोबारा रीइंस्टेट करने में टाइम शायद इतना ही लगता है। वो भी सिस्टम, वो भी इसकी कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल ये निशान है। क्या आपको इतनी देर लगी? क्या आपके पास कंटीजेंट प्लान था कि कहां से शुरू करना है? आपने वासिल से शुरू किया, फिर नीचे इधर तक कराए। ये इस तरह की कोई तैयारी नहीं थी। देखिए, यहाँ मैं आपसे पहले बात कर रहा था, एनर्जी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के कंपोनेंट है। हमने इसको इस हिसाब से देखा ही नहीं है। आप जो पहले बात कर रहे, देखिए पाकिस्तान कितना विनरेबल है, आप कितना नाजुक है। यहाँ पे एक पावर प्लांट को बाहर निकाल दें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये पाकिस्तान तो पत्थर के जमाने में चला गया, बजाय कि आप ये कहें कि बम्बारमेंट करेंगे, ये करेंगे तो फिर ऐसे करेंगे। हमने तो पहले ही वो कर दिया। इसके जो जिम्मेदारान हैं, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर और दूसरा रेगुलेटर नपरा, 2015 की 2001 की एक भी रेगुलेटर ने इंक्वायरी रिपोर्ट को नहीं पब्लिक किया, ना उनमें कैपेसिटी है। देखिए, आप वर्ल्ड टेलीविजन के ऊपर क्लैरिटी में कहें, बार बार कहें कि हमने ये नेशनल पावर रेगुलेटर की नपरा क्या बनाया हुआ है, इनका क्या काम था। ये जो पहले हुए थे, इसकी इंक्वायरी में पॉइंट आउट करते हैं कि सिस्टम में क्या फलाज है। ये नहीं कि बंदों को पेनलाइज किया, हमने चेक करना था हमारे सिस्टम में क्या क्या फलाज हैं, जो कि जायका ने बना के दिया था, जो कि H8 में नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में लगा। क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम? मैं अभी एक और बात कहूंगा। देखिए, ये एक ब्लैंक और एक, आपको मैं क्या कहूं, ये ऐसे जालिम लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इस स्टेज तक पहुंचाया। अब भी आप अपने मोबाइल से आप टाइप करें गूगल में इंडिया का पावर सिस्टम, आपको वहां पे वेब पे हर चीज की डिस्प्ले होगा, हर चीज वहां पे नजर आ रही होगी कि किस स्टेट से कितने पावर प्लांट चल रहे हैं, कहां से कितने आ रहे हैं, किसकी ट्रेड हो रही है। मिसालें तो बहुत देते हैं इंडिया की और अमेरिका की, और कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन जब भी कोई बुरी बात होती है उसमें कंपैरिजन किया जाता है कि इंडिया में भी तो ब्लैकआउट होता है, यूएस में भी तो ब्लैकआउट होता है, लेकिन जब उनकी अच्छी बातों को फॉलो करने की बात आती है उसमें हम पीछे हट जाते हैं। ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम मुर्तजा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ एनर्जी एक्सपर्ट हैं अरशद अब्बासी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तजा, आपकी जानिब आना चाहूंगा। रिपोर्ट के हवाले से कह तो दिया गया है, लेकिन टाइम फ्रेम भी क्या दिया गया है कि इतने टाइम तक ये रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी, या फिर इससे पहले, जिस तरह की हमें अब्बासी साहब बता रहे थे कि 2015 में भी जो ब्रेकडाउन हुआ था उस पर भी एक रिपोर्ट का कहा गया था, लेकिन कोई रिपोर्ट मुरतब नहीं की गई थी। रिपोर्ट्स मुरतब ज़रूर होती हैं, और रिपोर्ट्स की हद तक अगर हम ये कहें कि वो बन जाएगी तो डेफिनेटली जो टाइम फ्रेम इन्होंने दिया है उसमें ये रिपोर्ट भी एक सादा रिपोर्ट बना के उसको डंप कर देंगे। ना तो इस तरह से इसका सही मानों में जो
रिपोर्ट्स के हवाले से कोई भी ऑथेंटिकेशन होती है वो आपको नेपरा जो आपकी अथॉरिटी है उसके वही इसका तहकीकात कर सकती है और वो बता सकती है कि कौन कौन जिम्मेदारान हैं। तो जिस तरह से इस हवाले से क्या गुलाम मुर्तज़ा को नोटिस लिया गया वजीर आजम की जानिब से? कुछ हमें ट्वीट सामने आया, कोई बात सामने आई, कहीं पे भी जिक्र किया गया वजीर आजम की जानिब से? शहबाज गिल ने तो जरूर बोला, उमर अयूब भी बोले, शहजाद अकबर भी बोले, लेकिन क्या वजीर आजम ने खास तौर पर इस हवाले से कुछ कहा? उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जाहिर है कि वो रिपोर्ट तो तलब करेंगे। कैबिनेट इजलास में भी पूछताछ हो सकती है, बात की जा सकती है। लेकिन अगर सबसे पहली बात इसमें ये है कि क्या किसी को इस चीज़ की अहमियत का एहसास है कि ये क्या हुआ था? अगर तो इस बात का एहसास है किसी को तो डेफिनेटली इसके हवाले से पूछताछ भी होगी, ज़िम्मेदारान का तयन भी होगा, फिर उनको करारवा की सज़ा भी दी जा सकती है। लेकिन अगर हमें इसको एज एन एक छोटा सा इंसिडेंट लिया और हमने देखा कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त पूरे मीडिया पे दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से हज़ारा बरादरी और उनके एहतजाज और वज़ीर-ए-आज़म का कोयटा जाना और इस तरह की बातें जो थी वहाँ पे मौजूद थे वज़ीर-ए-आज़म, तो ये चीज़ें चल रही थी। तो जो ही ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद तमाम ख़बरें, तमाम तज्ज़िये, तमाम चीज़ें जो हैं वो ब्रेक डाउन पे आ गई। तो बहुत सारे सवालात हैं किस तरह से किस चीज़ को देखा जाता है और डाइवर्जेंस होती हैं इशू टू इशू। क्या ये है क्या था? ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरनेशनली इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या वाक़यातन ऐसा ही हुआ था, कोई वाक़या हुआ था, उसमें से एक जो पावर हाउस है गद्दू वो बैठ गया और उसके बाद गद्दू के बाहर निकलने से क्यों बाइफर्केशन नहीं हो सकी बाकियों की? एक जो बिजली आ रही थी एक जगह से उसको बंद कर दिया जाता, उसके बाद बाकी जो है वो कैस्केडिंग कैसे हुई? कैस्केडिंग जो है ये बड़ा एक मानवी सिलसिला है कि एक तस्बीह का टूट जाना, यानी कि हमारे जो ग्रिड सिस्टम है वो तमाम एक तस्बीह में चुने हुए हैं और एक दाना जो है वो बाहर निकल गया तो उसके बाद यके बाद दीगरे टक टक सब जो पावर सेंटर से पावर हाउसेस थे वो ऑफ होते गए। तो कहाँ थे वो बंदे जो एनपीसीसी में कहते हैं कि 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही होती है, बैठे हुए होते हैं, फ्रीक्वेंसियाँ भी देख रहे होते हैं। तो एनपीसीसी तो मेरे समझ से नहीं आ रहा बाहर है कि अगर आप एक छोटी से छोटे मोहल्ले को आप कहते थे कि हम अगर चाहें तो एक मोहल्ले की बिजली बंद हो सकती है, उसकी ऑन हो सकती है, तो ये एनपीसीसी ने क्या किया उस दिन? मतलब वहाँ बंदा नहीं था, कोई इंचार्ज नहीं था, वहाँ उसको नहीं पता चला कि क्या हो रहा है। और प्रिकॉशनरी अगर एक सिस्टम से बाहर गई है तो बाकियों को कंट्रोल किया जा सकता है। एनटीडीसी की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि वो हर चीज को मॉनिटर करते हैं, लेकिन उनके दावों की कली खुल गई जब ये ब्रेकडाउन हुआ। अब्बासी साहब, जो उमर अयूब साहब है उनकी जानिब से एक और चीज सामने आई, वो कहते हैं कि नून लीग ने बिजली तो पैदा की लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस उन्होंने नहीं लगाई, उस पर फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से हम तक ये चीज हमें विरसे में मिली, जिसकी वजह से ये सारा ब्रेकडाउन हुआ। इस बात से आप एग्री करते हैं? देखिए, ये मैं पहले एक आपके ब्यूरो चीफ की बात एक क्लैरिफाई कर दूं कि तस्वीर टूट गई। भाई पूरी दुनिया में जो इंटीग्रेटेड जितनी भी एनटीडीसी यहाँ बार बार ढूंढना ये भाई किस कच्चे धागे से बनी हुई है, किसने बनाई है। और एक जो बात है इंक्वायरी में कि जिम्मेदारों को सजा मिले, देखिए सजा से ज्यादा ये है कि ये कल दोबारा कैसे होगा, क्यों ऐसा हुआ है, क्या हमने अपने जो सिस्टम है जो कि डिजिटाइज सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसको चेक किया है, उसको दोबारा देखा है, फुल प्रूफ है या नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। देखिए, किसी दुश्मन ने एक कदम बॉर्डर पार नहीं किया, किसी जहाज ने एक हमारी बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान पत्थर के ज़माने में चला गया। दुनिया में जो हेडलाइन बनी आप जरा देखिए गार्डियन की क्या है, दुनिया के बाकी चैनल में सीएनएन में किस तरह की बातें आई हैं वो देखिए क्या है। ठीक है, इसमें जगहसाई तो हुई है, लेकिन सर जो चीज हुकूमत की तरफ से सामने आ रही है वो इसका इल्जाम जो है वो पिछली हुकूमतों में डाल रही है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, इससे आप एग्री करते हैं? ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी बहस, नेशनल बहस एक गलत डायरेक्शन की तरफ चली गई है। ये कह देना कि 18,000 मेगावाट से ज्यादा वो तस्सील नहीं कर सके। देखिए, ये साइंस है, ये मैथ है, हर चीज का फुटप्रिंट वहां पे मौजूद होता है। 22,500 मेगावाट तक वो लेके गए, एक बात है।
दूसरा कहते हैं ट्रांसमिशन पे काम नहीं किया। ये कैसे बात कर सकते हैं? सी पैक के जो 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट है, शायद जिसको मैंने भी ओवरव्यू किया, वो क्या है? हैदराबाद से लाहौर, हैदराबाद से फैसलाबाद 600 kV की एडिशनल सेपरेट ट्रांसमिशन लाइन जो कि इस साल मुकम्मल हो जाएंगी। ये हमें यहाँ हुकूमतों का चक्कर, ये वैसी गलत चली गई है। असल इशू ये है किसने क्या किया, कितना किया, वो ऑन रिकॉर्ड पे मौजूद है। असल इशू है कि ये कोलैप्स क्यों हुआ है, सिस्टम में फलाह कहाँ है, क्या हम इंक्वायरी में नया फलाह को कवर कर सकते हैं? क्योंकि ये इसकी प्रोविजन है, ये नेपाल जैसे मुल्क सर सब कुछ डिजिटलाइज है। वैसे मैं आपसे ये अपने लिए भी और नाज़रीन के लिए पूछना चाह रहा हूँ, रिपोर्ट आने में, रिपोर्ट मुरतब होने में कितना वक्त लगना चाहिए? सब कुछ डिजिटलाइज है, अगर कोई मसला होता है तो उसकी रिपोर्ट बन के कंप्यूटर ही दे देता है कि यहाँ पे मसला हुआ था, इस वक्त हुआ था, इस वजह से हुआ था, वो तमाम चीजें सामने आ जाती हैं। तो रिपोर्ट बनने में वैसे टाइम कितना लगना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है, एक बात मैं एग्री करूंगा आपकी इस ब्यूरो चीफ से कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इंटरनेशनल कंसल्टेंट लाना चाहिए, वर्ल्ड बैंक, एडीपी या उसके और कि जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। पाकिस्तान में आप दे देंगे नेपरा को, आप दे देंगे एक ब्यूरोक्रेट को, आप एक रिटायर्ड जज को दे देंगे, या ज्यादा से ज्यादा नैब को दे देंगे, या इस वाली नैब को देंगे जिसमें पे इरफान मंगी टाइप के बंदे बैठे हुए हैं, या हमारे चीफ जस्टिस बैठे। मुझे जरा बात सच कहने दीजिए। देखिए, मैं इंजीनियर हूं, मैं मैथमेटिकल बात करूंगा। यहाँ पे इंक्वायरी, ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन, एनर्जी लाइफ लाइन है। ये देखिए, आप समझे कि हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये जो आपकी 500 kV की लाइनें कहां से जा रही है? तरबेला से लेके वो हैदराबाद तक जा रही है। हमारी कमर ब्रदर टूट गई है पाकिस्तान की। ये यहाँ पे इंक्वायरी परफेक्ट प्रोफेशनल रिपोर्ट बननी चाहिए। वो रिपोर्ट नहीं बननी चाहिए जिस तरह की यहाँ पे 4-5 ब्यूरोक्रेट मिले, जिस तरह सेक्रेटरी वाटर पार है या उमर अयूब है या दूसरे क्या नाम है, अभी आपने नाम लिया एक वो जो एहतसाब का शहजाद अकबर, वो बनाएंगे, इस तरह की रिपोर्ट बनाएंगे। ये मेरा अच्छा, ये इसमें स्टेक होल्डर आप भी हैं, आपके ब्यूरो चीफ है और मैं भी हूं। ये हमारी डिमांड है कि जिस तरह बेनजीर के कत्ल की स्कॉटलैंड यार्ड से लोग आए थे, यहां पे इंक्वायरी कराना इन लोगों से, ठीक, या उसी डिप्टी सेक्रेटरी से जो 4 साल, जरा गूगल कीजिए जी, जरा पता करिए। मैं बताता हूं, बहुत जरूरी है कि को पता चलाया जाए कि जिनकी वजह से ये ब्रेकडाउन हुआ था, ताकि आइंदा इससे बचा जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।